नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना साहब। खटाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर। शुक्रिया शुक्रिया जनाब। सर, ईद से पहले देश में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सिलेक्टिव यानी टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी या उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम जो समाज से जुड़े लोग वो भी ये बातें कर रहे हैं और विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है जी। और भारतीय जनता पार्टी का ये बेसिक मैनिफेस्टेशन है कि पहले देश है, फिर पार्टी है, फिर जनता है जी। और हम किसी भी नागरिक को, जो देश का नागरिक है, उसको अपीज और टीज नहीं करते। हमारे लिए वो माननीय है। उसका रिलीजन हो, हम ऑनर करते हैं। उसका कल्चर हो, उसके त्योहार हो, वो वैसा ही नागरिक है जैसे बड़ा भाई और छोटा भाई बराबर के नागरिक जी जी। लेकिन जो बड़े भाई और छोटे भाई में फर्क तो किया जा रहा है ना, यही तो आरोप लग रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर जो राय है वो बिल्कुल अलग है। देखिए, जो लोग आरोप लगाते हैं उन लोगों को अपने गृहबा में झांक के देखना चाहिए कि देश में अगर हम राइट्स देखें, अगर हम गूगल में सर्च मारे 10 मेजर राइट्स इन इंडिया आफ्टर 47, तो 9 जो है वो कांग्रेस के खाते में पड़ते हैं। अब तो कांग्रेस की बहुत सारे इंडी ब्लॉक के लोग होंगे हैं जो कांग्रेस से ही जाके रीजनल पार्टीज बनाएंगे। और अगर वहां कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था, कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था, दंगे थे, शिया सुन्नी फसाद थे। मैं आपके सामने असम का नेली का राइट्स बताऊंगा। 2-3 घंटे में हजारों की तादाद में लोग, डेडलीस्ट राइट्स है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साइकिया जी थे, कांग्रेस के थे, और दिल्ली में इंदिरा गांधी जी थी। आप उत्तर प्रदेश में, आप भागलपुर में देखें, आप अहमदाबाद गुजरात में देखें, आप मुंबई में देखें, आप दिल्ली में सिख राइट्स देखें। देखिए, 70 सालों में मुसलमान को कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के लोग, इंडी ब्लॉक के लोग कौन होंगे? जैसे आपका समाजवादी पार्टी है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जहां दूसरे हैं छोटी पार्टियां, वो भी कांग्रेस से निकले हैं। साउथ में आप देखेंगे, मतलब बहुत सारी जमातें हैं। कांग्रेस 2 ही काम करती है, उनके साथ अलायंस करती है, उनको खत्म करती है। लेकिन मुसलमान को 10 मेजर जो बुराइयां हैं समाज में, उसके साथ जोड़ा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहले उनको डॉन के तौर पर पेश किया गया, फिर उनको क्रिमिनल के तौर पर पेश किया गया। मुसलमान का क्राइम से, डॉन से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान को अनपढ़ पेश किया गया, उसका अनपढ़ता से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान को गंदा पेश किया गया, मुसलमान का गंदगी से वो 5 टाइम नमाज पढ़ता है, वो 5 टाइम दातन करता है, मुसवाक करता है। लेकिन मुसलमान को 1400 साल पहले औरत को 3 स्टेटस और बंदे को 1 स्टेटस। लेकिन औरत को हकूक जमीन पे दे दिए गए, उसको इज्जत दी गई, वो उसके पांव के तले जन्नत है। लेकिन मुसलमान को कांग्रेस ने ऐसा पेश किया कि वो उसके साथ वो औरत से जुल्म करता है, वो तलाक देता है। मैं तो एक जगह चला गया, मोदी जी के लिए लोग, एक बड़े आलम ने बोला कि मोदी जी ने वो कर दिया ट्रिपल तलाक में जो कोई बड़ा आलम नहीं कर पाया। देखिए, आप मुझे जरूर रोकिएगा अगर मैं लॉजिक और रीजनिंग के बिना बात कर रहा हूं। पहले उसको वोट बैंक बनाया, हाशिए पे खड़ा करा, और आज उसको डरा धमका के उससे वोट लेती है। कांग्रेस को कोई राइट नहीं है। और आज मुसलमान चाहता है कि हम, जो वजीर आजम साहब का मिशन है, विजन है विकसित भारत का, उसमें स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए उसमें कंट्रीब्यूट करें। लेकिन गुलाम अली साहब, आपकी ही पार्टी के लोग लगातार सोशल मीडिया पर मुसलमानों को लेकर क्या क्या कुछ नहीं बोलते हैं,
वो सब जानते हैं। क्या मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों को आतंकवादी जो है वो प्रस्तुत करने की कोशिश कि क्या कांग्रेस ने की थी, या अभी बीजेपी के जो लोग लगातार करते हैं? योगी साहब का जो बयान आया था नमाज को लेकर, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर नहीं मानेंगे तो इलाज कर देंगे, क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी है? क्या बात तो दूसरे तरीके से भी समझाई जा सकती है ना? देखिए जनाब, मैं आपको बड़ी सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। जी मैं राजस्थान में गया था जी इलेक्शन कैंपेन के लिए। जी। तो वहां मैंने देखा कि एक डकैत को हिंदू लोग इज्जत करते हैं, मुसलमान डकैत है, हिंदू लोग इज्जत करते हैं। मैंने मालूम किया कि डकैत और इज्जत का कोई ताल्लुक नहीं, लिंक नहीं बनता है। तो मैंने बैकग्राउंड पता करी कि डकैत क्या काम करता था। अब मिलिटेंसी जब पंजाब में शुरू हुई 80 के बाद, 80 के दौरान में, फिर 90 के दौरान में कश्मीर में हुई, तो उससे पहले बॉर्डर हमारे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइट और बारबेड वायर नहीं थी, और डकैती इधर उधर करते थे। लेकिन वो क्या करता था कि सिंध में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की बच्चियां थी, उसको पार्टीशन के टाइम जो रिश्तेदार हिंदू कम्युनिटी के इधर आ गए थे राजस्थान में, तो वो उनको लाता था और अपना आंखें बांध लेता था। वो क्या करता था कि उसने कहीं सुना होगा कि मुसलमान जो है वो मानत में खयानत नहीं करता है। अब वो कौन सा क्राइम है जो आज मुसलमान के साथ जो बुराई है नहीं जोड़ी जाती है? तो लोग उसका इज्जत करते थे। देखिए, कैरेक्टर का इज्जत है। अब मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप नमाज पढ़िए, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं आपको खाने के लिए जहां आपसे बेईमानी नहीं करूंगा, जहां अच्छा करूंगा, तो आप पूछेंगे यार देखो इसका तरबियत क्या है, इसका संस्कार क्या है, ये किस रिलीजन से जुड़ा है, किस पंथ से जुड़ा है। तो इससे मालूम हुआ कि हमें करदार से कांग्रेस ने पूरे मुसलमान को डिरेल कर दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और देखिए, आज बातें आती हैं जी, रोड में रास्ते में नमाज नहीं पढ़नी है। रास्ते में नमाज क्यों? देखिए, नमाज का पर्पस क्या है ना? नमाज, मैं नमाज पढ़ता हूं, उसका मेरी बीवी को फायदा नहीं है, मेरे भाई को नहीं है, क्योंकि मेरा और रब का मामला है, ऊपर वाले का मामला है। लेकिन नमाज का मतलब, मकसद यह होता है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अब बुराई में है, मुझे बताइए, अगर मेरी नमाज से आप वहां गाड़ी लेकर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, आपको तकलीफ हो जाए मेरी नमाज से, तो मेरी नमाज से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस्लाम संवाद सिखाता है, विवाद नहीं सिखाता है। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों पार्लियामेंट्री ड्यूटीज देते हुए, मैं इकलौता मुस्लिम सांसद हूं बीजेपी में, तो जुमे का टाइम नमाज होती थी, और जुमे का दिन आधा छुट्टी हो जाता था पार्लियामेंट में। तो जब काम को देखते हुए मोदी जी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस लाए, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, मुझे नहीं लगता है कि इतना पिछले कई दिहाइयों में आए होंगे। तो मुझे पूछते हैं अल्पसंख्यक एमपी जो सपा के, टीएमसी के, कांग्रेस के, कहते ये रह गया था नमाज, जुमे की नमाज आधी छुट्टी होती थी। मैंने कहा यार बात सुनो मेरी, आप नमाज का स्टेटस तो बरकरार रखो। जिस दिन नमाज पढ़ना है उस दिन डबल माइंड क्यों होना है कि मुझे पार्लियामेंट से भी कुछ 2000-2500 रुपया मिलेगा, जहां पार्लियामेंट जाऊं जहां नमाज पढ़ूं? डबल माइंड क्यों होना है? उस दिन एक छुट्टी रखनी है, 2500 रुपया नहीं लेना है, और नमाज पढ़नी है, और सुबह 10 बजे 11 बजे मस्जिद में वुजू करके गुसल करके बैठो। रब भी सुनता है। अब रब को, आपको मैं बेवकूफ बना सकता हूं, आप मुझे बना सकते हैं, जनता को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन रब के सामने तो ना आप झूठ बोल सकते कि मैं पार्लियामेंट का ड्यूटी करूं। जब पार्लियामेंट का उधर पैसा मिलता है, तो मुझे वो लंच वाली, बाकी लोग लंच करेंगे, मुझे ब्रीफ सा फर्ज नमाज पढ़ लेनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस्लाम ने एक हिकमत की बात करी थी, तो अब हिकमत से ही चीजें होनी चाहिए। अब मैंने नमाज पढ़नी, अब मेरे बॉस है, मैं वहां मार्केट में गया हूं, आप मुझे हैवीली पे करते हैं, तो मैं बोलूंगा जनाब नमाज का टाइम हो गया, मुझे छुट्टी दो। तो मुझे इधर से ही बोलना चाहिए कि मेरे 2 घंटे मैंने छुट्टी से काटे हैं, 2 घंटे की आप तनख्वाह काट लो। फिर नमाज का फायदा होता है, फिर इबादत का फायदा होता है। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। मुसलमान को
इन चीजों से ऊपर उठ के देखना चाहिए कि हम किरदार से जुड़े थे, करैक्टर से चीजें चलती हैं, और वोट बैंक कोई भी सियासी जमात हो वो डेवलपमेंट के लिए है, वो डेवलप करती है, नहीं अच्छी बात है जी, ना के वो किसी रिलीजन को प्रमोट करती है। वो नंबर का गेम है, नंबर हम देंगे जिसको वो हमारे इलाके में डेवलप करेगा, हमारा स्कूल ठीक करेगा, शफाखाना अस्पताल ठीक करेगा, ड्रेन लेन ठीक करेगा, वहां बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के लिए सोचेगा, वहां रोजगार क्रिएट करेगा। इस सेंस से हमें वोट देना चाहिए, ना कि हमें वो वाली जमात है उसको देना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी को तो चाहिए ही नहीं ना इस जमात की वोट, वो तो सीधे कहते हैं हमें मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये वो किसी का इंडिविजुअल बयान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंडिंग। चलिए, लेकिन एक बात तो देखिए, त्योहार एक दिन साल में आया है, और एक दिन अगर तमाम मुसलमान आकर अगर जगह की कमी है, अगर कहीं सड़क या खुले में नमाज पढ़ लेता, क्या दिक्कत है? होली वाले दिन भी तो सड़कों पर ही होली मनाई जाती है ना। दिवाली वाले दिन कहां पटाखे छुड़ाए जाते हैं? घर के भीतर तो नहीं छुड़ाए जाते, बाहर सड़कों पर छुड़ाए जाते हैं। उस दिन भी तो सब कोऑपरेट करते हैं ना। तो एक दिन अगर कर लेंगे तो दिक्कत क्या है? क्यों इसमें इतना बवाल करने की जरूरत, इतना शोर शराबा करने की जरूरत है? मतलब आपकी निजी राय क्या है? देखिए, मेरी जाती राय ये है, और एज ए पॉलिटिकल पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं मैं बीजेपी का, मेरी ये राय है, जो आपने क्वेश्चन पूछा मुझे, कि हमें नमाज का जो टाइम होता है, 2 नमाजें होती हैं, उनका टाइम कम होता है। एक मगरिब की नमाज, मतलब दिन गुरूब हो रहा है, तो उसमें आपको इज्तिमाई नमाज जमात के साथ आप पढ़ेंगे तो गांव के लोग ही पढ़ते हैं। हर 1 किलोमीटर आगे पीछे लोगों की बस्ती है, आधा किलोमीटर न होती है। जुमे की नमाज एक इज्तिमाई नमाज होती है, 8 दिन के बाद पढ़ते हैं। उसमें गैदरिंग का डर रहता है। जहाँ ईद की नमाज के कोई ईदगाहें बनी है, जहाँ कोई छोटी मस्जिद है, लोग 3 जगह नमाज पढ़ते हैं। जहाँ तो ईदगाह में पढ़ेंगे, जहाँ किसी ग्राउंड में पढ़ेंगे, जहाँ नमाज में उसमें मस्जिद में पढ़ेंगे। अगर मस्जिद छोटी पड़ रही है तो उसमें कोई टाइम की वो नहीं है, मतलब आप मगरिब की नमाज की तरह आपके पास थोड़ा ही टाइम है, 15 मिनट है, फिर दिन गुरूब हो जाएगा, आगे दूसरी अंधेरा हो गया उसका वो कहते हैं ना, एक पंजाबी में बोलते हैं, बेले की नमाज कबेले की टक्कर। तो उसका टाइम होता है, सुबह की नमाज का टाइम होता है, जब आपका वो डान आ गया तो सूरज से पहले एक वाइटनेस आती है, तो आपका नमाज का टाइम खत्म हो गया। इसी तरह 2 नमाजों का वो है। लेकिन जो जुमे की नमाज है उसमें भी आपका 1 घंटा है। उसमें आपका जो देसी हिसाब से अगर हम देखें, जब मेरी बॉडी का डबल ना हो जाए वो परछाई, मतलब मेरी 6 फुट है, तो मेरी 12 फुट से पहले तक उसका जुमे की नमाज का, जोहर की नमाज का टाइम है। और इस्लाम बड़ा फ्लेक्सिबल और बड़ा नरम रिलीजन है। जिस तरह हमने पेश किया है, इस तरह इसका ये नैरेटिव नहीं है इस्लाम का। यानी ये विपक्ष मुसलमानों को बरगला रहा है, कहना यही चाह रहे हैं। चलिए, आप थोड़ा बरगला भी रहा है और दबा भी रहा है। तो महंगाई पे बात कर लेते हैं गुलाम नबी साहब। वो माफी चाहूंगा, इधर अली हूं मैं और नबी उधर था। जी गुलाम अली साहब, महंगाई पर भी काफी विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेर रहा है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, और जाहिर सी बात है, जब ये दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, बाकी चीजों पर भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है, हालात जो है विश्व स्तर पर खराब है और इसी का इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट तो तैयार किया ही होगा कि आने वाले समय में ये स्थिति अगर नहीं संभली तो देश का जो आम और गरीब आदमी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इसका असर ना पड़े। वो कैसे तय किया जाए, या सिर्फ अपील भर से ही जो है वो गरीब और आम आदमी का पेट भर दिया जाएगा? देखिए, हर चीज का अपना अपना एक इम्पैक्ट रहता है। अपील अपनी जगह है, बंदोबस्त अपनी जगह है, डिलीवरी अपनी जगह है, और सिर्फ सवाल उठाना अपनी जगह है, नून के नुक्ते निकालना अपनी जगह है। देखिए, अपोजिशन के पास नून के नुक्ता निकालना, गलती निकालना, तो हमारे एक ताया जी थे, वो कहते थे ऊंट तो अच्छा है लेकिन इसकी जो लिप्स है वो टेढ़े हैं। बकरा तो ठीक है, इसका सींग टेढ़ा है। तो अपोजिशन को तो नून के नुक्ते निकालना है, डिलीवर तो करना नहीं लोगों को। 140 करोड़ लोगों का देश है हम,
और मोदी जी ने 14 सालों में डाइवर्सिफिकेशन करा है, जिसको कांग्रेस ने हमेशा उसको अपोज करा है। डाइवर्सिफिकेशन ये कहता है कि हम 27 देशों से ही पहले ये खाम तेल, गैस, ईंधन जो हम जो लेते हैं, ये 27 देशों से, अब हमने उसको 42 देशों तक चले गए हैं। हमने अल्टरनेट जो एनर्जी के जो सोर्सेस है उसको अवेल करा है, जो हमारे अफ्रीका के देश हैं, जहाँ यूएस है, जहाँ अमेरिकन है या यूरोपियन यूनियन है, जहाँ अदर जो ऑल्टरनेट है उसको हमने डाइवर्सिफाई करा है। मोदी जी ने ये काम करा है। दूसरा, युद्ध होता है। तीसरा, कांग्रेस ने जब शुरू करा तो शुरू में ही उन्होंने एक अफरा तफरी फैलाने के लिए होर्डिंग शुरू करवा ली, मतलब जखीरा अंदोजी, गैस के सिलेंडर की, बाकी छोटी चीजें की हाहाकार। लेकिन ये मोदी जी है, इन्होंने देश को एक घोटालों के देश से, एक चोरी वाले देश से, कमजोर देश से एक मजलूम देश बना के रखा था, उसको दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत लेके बना रहे हैं और वहां लिया है। आज हम सेल्फ रिलाई पे वो है। आज हमारे पास अपना कोयला है, अपना स्टॉक है, अपना ऑयल का है, रिजर्व है। लेकिन इसके साथ साथ हमने मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी तरफ हम गए हैं, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जी। मतलब जैसे हमारा ये हाइड्रो है, हमारा सोलर है, हमारा विंड है, या बायोमास का वो है। ठीक है, अभी हम चेन बनाने में, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का टूर था फॉरेन देशों में। अरे छोटे छोटे देश हैं लेकिन बहुत अमीर तरीन देश हैं। ये आपके इधर, ये आपको सलाम ही नहीं करते थे, ये आपके निवेश करना चाहते हैं इधर आके। रूल ऑफ लॉ है देश में। कितने इन कांग्रेसियों से पूछिए आप कि कितने शिया सुन्नी के फसाद हुए हैं, इतने दंगे हुए हैं मोदी जी के गवर्नमेंट में। कांग्रेसी तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहां पर जो है अपनी जनता को कड़वी वाली गोली चुसाकर वहां चले गए, मेलोडी लेकर, वहां मीठी वाली टॉफी लेकर गए, यहां जनता को कड़वी वाली दे दी, महंगाई वाली। देखिए, प्रधानमंत्री तो देश के 140 करोड़ लोगों को हित में रख के पार्टी का मैनिफेस्टेशन है, वो एनडीए के नेता है, वो तो करने गए होंगे, समझौते हैं, देश को माइल करना है, निवेश के लिए पैसे लगाने हो किसी की तिजोरी से, तो उनको इंक्लाइन करना पड़ता है, वहां उनसे दोस्ती करनी पड़ती है, डिप्लोमेसी से चलना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी जी जो हर तीसरे दिन गायब रहते हैं, हमारे भी वहां एक इनके दोस्त हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी गायब थे, उनका तो पोस्टर लग गया था। तो हर तीसरे दिन कहाँ जाते हैं? इसमें क्या है देश के, मैं भी सांसद हूँ, हमें वहां डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, वहां बताना पड़ता है। तो हमारा जो पर्सनल पासपोर्ट है वो सरेंडर होता है। हम एज ए एमपी हमें इतला देनी पड़ती है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा क्या पर्पस है, हम कहीं कोई घूमने जा रहे हैं, कोई ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, कोई रिलीजियस हमारा प्रोग्राम है, कोई होता है ना कुछ। लेकिन हो सकता है राहुल और उमर अब्दुल्ला जो है किसी को चुपचाप टॉफी देने जाते होंगे, वो नहीं खुल्लम खुल्ला बताना चाहते। वो तो मीडिया वाले लोग, आपको सब चीजें मालूम है, आप मेरे मुंह से क्यों निकालना? इनसे ही पूछिए ना कि इतना किराया, इतना ये वीआईपी विजिट अरेंज कौन करता है? ये तो जनता को पूछना चाहिए। और उनका रोल देखिए आप, संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन है, न्यूसेंस खड़ी करना, टाइम वेस्ट करना। ये चाहते हैं मजबूत अपोजिशन हो देश में, और जो इनकी पार्टियों में यंग एमपीज हैं उनका एक देश के संसद को, देश के लोगों को उनका लाभ मिले। बट ये फैमिली की पार्टी है, इनमें दिक्कत तो है, ये नए लोगों को नहीं आने देते आगे। गुलाम साहब, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि 1 साल में सरकार जो है वो टूट जाएगी, मतलब मोदी साहब की जो सरकार है वो गिर जाएगी। क्या एनडीए में ठीक चल रहा है सब कुछ? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ ठीक ठाक है सारी चीजें, या वहां कुछ उठापटक हो गई है जिसका हवाला देकर राहुल गांधी लगातार ये बयान दे रहे हैं? देखिए, मंगेरी लाल के सपने, वो भी दिन को देखना, बस सपने तो हर एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को आते हैं, लेकिन सपने भी रात को आते हैं, वो तो दिन को देख रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता है उनके अपने कैडर को भाग ना जाए, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, एक फैमिली में पार्टी बन के रह गई है। आ, अब टिक नहीं पा रहे हैं, और इस तरह की न्यूसेंस या इस तरह के स्टेटमेंट से उनको बल मिलता है, मीडिया में पब्लिसिटी मिलती है, और पार्टी जिंदा रहती है, और ऑक्सीजन मिलता है कैडर को। मुझे लगता है इसलिए करते हैं। गद्दार तक बोलते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और आपकी तरफ से राहुल गांधी को भस्मासुर कहा जाता है। मतलब ये इस तरह की जो बयानबाजी है, जाहिर सी बात है शुरुआत तो राहुल गांधी ने की थी, लेकिन अंत बीजेपी की तरफ से हुआ। क्या इस तरह के शब्दों का राजनीति में जगह होनी चाहिए? जिस तरह से लगातार इस तरह के एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाते हुए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब होता है, न्यूटन थर्ड होता है, लेकिन आप देखिए इनिशिएशन कहां से है। एक, आप देश के प्राइम मिनिस्टर को, जिसको दुनिया ने सबसे ज्यादा अवार्ड दिए हैं, और मुसलमान देशों ने सबसे ज्यादा दिए हैं, और मुझे लगता है कि मोदी जी को ये नोबेल प्राइज भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स लाए हैं, ऐसे काम किए हैं, टेक्नोलॉजी को उसके साथ बैलेंस करके, एनवायरनमेंट के साथ, अंत्योदय को, आखिरी आदमी को, कारपोरेट को बैलेंस रख के, बायोमास के जानवरों को, और उसमें से एनर्जी पैदा करनी है ताकि उनका फॉर्डर भी कम ना हो। तो सब चीज, जिस तरह स्टार्टअप स्टैंड अप के लिए महिलाओं को किस तरह इज्जत देना, फिर उनको एम्पावर करना, फिर उनको पॉलिटिकल एम्पावर करने की सोच रखना, हर तबके की, रेडी फड़ी वाले से लेकर सबकी। लेकिन क्या है कि जब लोग नकार देते हैं तो फ्रस्ट्रेशन से कई बारी अपने आप को, मीडिया की वही मैं कहूंगा कि, या फिर मानसिकता ऐसी है। वजीर आजम साहब ने तो कई बार कहा है कि हमें एक मजबूत अपोजिशन चाहिए, वो देश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डेमोक्रेसी के लिए, और इतने हम जैसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश के लिए। मोदी जी तो एसेट समझते हैं पॉपुलेशन को, ये लोग तो उसको नसूर समझते थे। आपके इनके नेहरू जी, इंदिरा जी ने कैसे लोगों को कहा है। लेकिन यह है कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने, वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन, और जनता जानती है। लेकिन अपोजिशन तो ये कह रहा है ना कि हमें मजबूत होने नहीं दे रही है बीजेपी, ईडी को भेज देगी, सीबीआई को भेज देगी, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करेगी, ईवीएम में से वोट चोरी कर लेगी। तो मजबूत कैसे होगा? मोदी जी ने थोड़ी ना अभी ईडी, ईवी, ये मतलब सीबीआई सब बनाए हैं। ये पहले भी थे, और कानून अपना काम खुद करता है। और मुझे लगता है कि जितना संयम और जितना मोदी जी के टाइम में बढ़ता जाता है, ऐसी मिसाल कहीं मिलती नहीं है। इन्होंने जमहूरियत को मजबूत करा है, पेशेंस है। मैं आपको एक लाइव मिसाल देता हूँ जी, कि हमारी 80% पॉपुलेशन है एक बड़े भाई की, हमारे हिंदू बरादरी की, और एक ये बड़ा पुराना मामला था, 2-3-4 सेंचुरी का, ये अयोध्या में, और कोर्ट की इंटरवेंशन से, और जाते जाते दूसरे समाज को भी कई एकड़ जमीन देना, और अगर उसको वाइस वर्सा करे कि अगर मुस्लिम पॉपुलेशन इतना होता तो हुलड़बाजी से करते हैं। और इससे लगता है कि एक समाज में और गवर्नमेंट में कितना पेशेंस है, और कितना वो देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये सारी चीजें जो है ये दर्शाती है। बाकी कानून अपना काम करता है। हमारे लिए देश के नागरिक, देश का पॉलिटिकल, देश की अपोजिशन, देश के लिए एक इम्पोर्टेंट हम समझते हैं। यानी कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो बेबुनियादी है, यही कहना चाहते हैं? नहीं, पूरा मतलब आपको सांस ही नहीं आएगा, तो उनको भी तो शाम को आप ऐसे काम करोगे कि। चलिए सर, अभी पश्चिम बंगाल आपने जीता, पुडुचेरी वापस आया, असम में वापसी आप लोगों ने की, अब नए स्टेट्स हैं जहां चुनाव होने, और सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश है। क्या लगता है तीसरी बार योगी सरकार आएगी यहां पर? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं, पीडीए को लेकर आगे चल रहे हैं, और यहां भी वही सब चीजें कि मुसलमान जो है वो बीजेपी से छिटका हुआ यहां पर है। ये कांग्रेस, इंडी ब्लॉक को या समाजवादी पार्टी को मालूम होना चाहिए कि इनके पास नहीं है।
कोई भी तबका, कोई भी सेगमेंट, कोई भी सेक्शन, कोई भी जन, कोई भी ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पास मुसलमानों का तबका ना हो। लेकिन एक बात जरूर है कि इन्होंने मुसलमान को हाशिए पे लिया है। और आपने इनकी वक़्फ़ के टाइम में इनकी जो स्पीचेस आप देख लीजिए, जहाँ जो आप परसों अगले रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, मतलब ऐसी बात करते हैं जिसका कोई आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज है नहीं है, उसका आप बात क्यों करते हैं? मतलब ये मुसलमान को अभी भेड़ बकरी समझते हैं। और मुझे लगता है मुसलमान इनसे निकल के वहाँ गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ और आम आदमी का वहाँ इज्जत से रहना, चलना फिरना, अपना कारोबार करना, और मोदी जी का जो विजन मिशन है देश के लिए, जिस तरह बंगाल, बिहार और असम और पौंडीचेरी ने मोदी जी को के हाथ मजबूत करे हैं विकसित भारत के लिए, यूपी भी हमारे तीसरी बार डबल इंजन सरकार यहाँ रहेगी। चलिए, आखिरी सवाल गुलाम अली साहब, जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? जैसा दिखाया, बताया जा रहा है कुछ हालात बेहतर हुए, क्योंकि टेररिज्म की जो बात की जा रही थी कि पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर देंगे, वैसी स्थिति तो अभी दिख नहीं रही है, लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। एक कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो एब्रोगेशंस के बाद हुई हैं। एक सी चेंज आप कह सकते हैं जी। मिसाल के तौर पर कश्मीर के मासूम लोगों को आपने पिछले 70 सालों में एक बार मोरारजी देसाई जी ने एक इलेक्शन, जो शफाफ इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाया था मोरारजी 1977 में। बाकी इन्होंने हमेशा 1000 वोट, 10,000 वोट से एमपी बन गया, कभी इस तरह, कभी झूठ बोल के, कभी। अब 87 का देख लीजिए, रिगिंग करा इन्होंने, और जिससे लोगों का एलिनेशन हो गया, डेमोक्रेसी पे भरोसा चला गया, लोग टेररिज्म की तरफ चले गए, और 40,000 के करीब जाने गई, बेवाएं बनी, यतीम खाने खुले। एक और इन्होंने ये जो फेक स्लोगन्स हैं, कभी प्लेबिसाइड की बात करी नेताओं ने, कभी ऑटोनॉमी की, कभी सेल्फ रूल की, और यहाँ इनके प्राइम मिनिस्टर तो 95-96 में बोलते हैं स्काई इज द लिमिट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ आजादी इज देयर। ये नरसिम्हा राव जी वहाँ अफ्रीका से बोलते हैं जी। उसे एक एलिनेशन, जब आप देश के बच्चों को यही बताएंगे कि हमें ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, तो उनकी क्या गलती है? वो तो एलिनेट होंगे। लेकिन एब्रोगेशन के बाद एक बात जम्मू कश्मीर के अवाम में ये तय होगी कि अब दोहरी ज़हनियत नहीं है जी, डबल माइंड नहीं है। जो देश के अच्छे कानून थे वहां एक्सटेंड हुए हैं। जो भाग रहे थे जम्मू से, या नेशनलिस्ट लोग जो कश्मीर से भाग रहे थे, कोई फरीदाबाद में, कोई हिमाचल में, कोई दिल्ली में, कोई दुबई में, वो बंद हो गया है। अब लोग, जब ज़हनी लोगों में एक ठहराव आया है, अब लोग, जिसकी एक दुकान थी 2 बना रहा है, जो होटल था वो ठीक कर रहा है, जो जमीन में से भाग रहा था खेती करना शुरू हो गया। बच्चे स्कूल जाते हैं, आज खेल कूद के लिए हमारे पास बारिश के लिए बच्चे आते हैं, बड़े बड़े अवार्ड एजाज लेके आते हैं इंटरनेशनली जी। और वहाँ जीआई टैग दिया है, वहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी ने विजिट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज का कश्मीर से ट्रेन को जोड़ा है, मतलब टनल्स पे टनल्स बन रहे हैं, बॉर्डर बेल्ट्स को जोड़ा है, और वहाँ हर चीज, मतलब ओवरऑल उड़ी तक रेलवे जा रहा है। आज सीमेंट सीधा वहां जाता है, वहां के फ्रूट सीधे दिल्ली आ रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है। तो एक मैं कहूँ कि एक मतलब स्टार्टअप स्टैंड अप में कश्मीर के बच्चे टैलेंटेड हैं, उनका दोहरा ज़हनियत खत्म हो गई। अब भारत में जो विकसित भारत है उसमें जम्मू कश्मीर के बच्चे भी छाना बछाना देश के बच्चों के साथ मिलके आगे बढ़ के देश को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अली खटाना साहब हमसे बात करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना साहब। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।